हेलो एवरीवन, स्वागत अपने यूट्यूब चैनल विज्ञ क्लासेस में, जिसमें कि हमने इंडियन पॉलिटी की एक यूट्यूब सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है क्रिस्टल क्लियर बैच ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। सो बिना देरी किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम कंपनी रूल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि 1773 से 1758 तक रहा है। यानी कि कंपनी का रूल रहा है, कंपनी का शासन रहा है, जिसमें कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में रेगुलेटिंग एक्ट कवर कर चुके हैं, अमेंडिंग एक्ट कर चुके हैं, फिर इंडिया एक्ट पढ़ चुके हैं एंड एक्ट ऑफ 1786 भी पढ़ चुके हैं एंड चार्टर एक्ट 1793 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1783 1813। इन सब के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर को बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर को देखने से पहले बाकी के प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये समझने में आसानी हो। सो बिना देरी किए अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यानी 1833 का क्या चार्टर था। यानी कि चार्टर यानी कि हमें मालूम है कि स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो कौन सा एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया 1833 के अंदर ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वॉज ए ब्रिटिश लॉ। जाहिर सी बात है भाई, ब्रिटिशर्स ही बना रहे हैं तो एक ब्रिटिश लॉ तो होगा ही, एक ब्रिटिशर्स का एक कानून है। दैट रिफॉर्म्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जो हमारे इंडिया में जो भी स्टेट उनके पोजेशन में आते थे, उनको जो एक तरीके से रेगुलेट कर रहे थे, उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी को लेके या फिर उनके रेवेन्यू को लेके या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, जो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया में, उसमें एक रिफॉर्म लाया ये एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एक रिफॉर्म लेकर आया उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो कि ब्रिटिश इंडिया में हो रहा था। इसको हम सेंट हेलिना एक्ट भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई सेंट हेलिना और चार्टर का क्या कनेक्शन है? तो सेंट हेलिना एक्ट एक आइलैंड का नाम था, सेंट हेलिना। वहां से इस एक्ट को पारित किया गया था, लॉन्च किया गया था, इसीलिए इस एक्ट का नाम सेंट हेलिना एक्ट भी रखा था। तो हिंदी में देख लेते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट एक ब्रिटिश कानून था जिसने ब्रिटिश भारत के प्रशासन में सुधार किया। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में, उसमें एक सुधार किया। इसे हम सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में ये पूछ सकता है कि सेंट हेलिना एक्ट किसको कहते हैं, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको बिना ही कंफ्यूजन के चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पे टिक कर देना है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ते हैं इस एक्ट को थोड़ा डिटेल में कि क्या क्या रहा है इस एक्ट में। तो द एक्ट एलिवेटेड द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस एक्ट ने क्या किया कि भाई, पहले हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही होते हैं। हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ कौन थे बंगाल के? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर हमने पढ़ा था कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हमने 1786 के अंदर, जो एक्ट ऑफ 1786 था जिसमें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल के साथ कमांडर इन चीफ की भी पोजीशन दे दी गई। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल दो काम संभालने लग गया। लेकिन अब इस एक्ट में एक एडिशनल पॉइंट और ऐड हो गया। क्या? कि जो गवर्नर जनरल होगा बंगाल का, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहलाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज एलिवेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसकी पोजीशन बढ़ा दी गई और उसको अब
क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द एक्ट मेड द गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। और यहाँ पे क्या एक और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई कि जो भी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स होगा, सिविल यानी कि जो भी जनताओं के बीच में जो भी कानून बनाना होगा उन्हें लेके, यानी लोगों में मान लो कोई मतभेद हो रहा है, कोई लड़ाइयाँ हो रही है, या फिर कोई उनके लिए एक नया रूल लेके आना है, नया एक रिफॉर्म लेके आना है, तो उस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। प्लस जो भी मिलिट्री अफेयर्स होगा स्टेट का, वो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया संभालेगा। तो यहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एडिशन कर दिया गया कि वो सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को संभालेगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर। एंड द एक्ट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटी। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटी थी, कमर्शियल यानी कि जो भी उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते थे वो, एंड मेड इट एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई। यानी कमर्शियल एक्टिविटी को तो खत्म कर दिया गया, उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि आप सिर्फ देखने का काम करेंगे चीजों को कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का शासन कैसा हो रहा है, उस पर पूरा पूरा फोकस रहेगा। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी कमर्शियल एक्टिविटी को खत्म किया गया और उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अंदर कन्वर्ट करा गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्योंकि इसमें कमर्शियल एक्टिविटी को एंड करने की बात कही गई है, तो और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में उसको एक बदलने की बात करी गई, रिफॉर्म। इसीलिए इसको एक रिफॉर्म, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि रिफॉर्म टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The act established an Indian Law Commission to codify Indian law। यानी कि इस एक्ट के अंदर एक इंडियन लॉ कमीशन भी बनाया गया कि कानून किस तरीके से इंडिया के अंदर कानून बनाया जाए, उसका एक कमीशन सेटअप कर दिया गया, जिससे कि इंडिया के अंदर जो लॉ है वो आराम से वो लोग अपने हिसाब से बना सके। ओके, तो इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया जिससे कि वो कोडिफाई कर सके इंडियन लॉ को। एंड द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज चेयर्ड बाय लॉर्ड मैक्यूले। हाँ, बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी, यानी कि बहुत फेमस है इन्होंने, लॉर्ड मैक्यूले। इन्होंने एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीजों को चेंज करा था, तो इन्होंने इन्हीं को फर्स्ट लॉ कमीशन को चेयर करा गया। लॉर्ड मैक्यूले ने ही चेयर किया हमारा जो फर्स्ट लॉ कमीशन था, जो कि इंडियन लॉ कमीशन के नाम से जाना जाता था, उसको लॉर्ड मैक्यूले ने चेयर करा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर। एंड द एक्ट मैंडेटेड दैट एनी लॉ मेड इन इंडिया बी पुट बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी कि इस एक्ट ने ये कंफर्मेशन दी, ये जरूरी बोला कि कोई भी कानून इंडिया में बनाया जाएगा तो सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, क्योंकि बिना ब्रिटिश पार्लियामेंट की मंजूरी के इंडिया के अंदर कोई भी काम नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक तरीके से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही थी उस टाइम पे। यानी कि फुल टू उनका कोई क्राउन रूल या प्रॉपर एक रूल नहीं हुआ था, सिर्फ वो एक अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रूल करते थे। बट फिर भी इस 1833 के अंदर उनके पास इतनी पावर आ गई थी कि इंडिया के अंदर कोई भी लॉ बनेगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही निगरानी में बनेगा। अभी इन्हीं चीजों को एक बार हम हिंदी में देखते हैं। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के स्तर तक बढ़ा दिया गया। ओके, कि उनका जो भी पद था कि अब वो गवर्नर जनरल नहीं, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से उनको बोला जाएगा। बंगाल के नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से बोला जाएगा, भारत के गवर्नर जनरल। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को नागरिक यानी सिविल और सैन्य यानी मिलिट्री मामलों के लिए उत्तरदायी बना दिया गया, रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया। और इस अधिनियम ने
ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी वाणिज्य यानी कॉमर्शियल जो भी एक वाणिज्य गतिविधि होगी, कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी, उसको समाप्त कर दिया और उसे एक प्रशासनिक निकाय, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में बना दिया गया, प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना करी गई, यानी कि एक इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना करी गई। ओके, प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकले ने की थी, यानी कि जो लॉर्ड मैकले थे उन्होंने ही चेयर करा था। किसको अध्यक्षता करी, चेयर किया? प्रथम विधि आयोग को। इस अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया कि भारत में बनाया गया कोई भी कानून, यानी कोई भी कानून ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट की बिना मंजूरी के कोई भी चीज इंडिया के अंदर, कोई भी कानून पारित नहीं होगा। तो ये जो एक्ट है, एक फाइनल स्टेप हम इसको कह सकते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि वो टेरिटरीज जो ब्रिटिशर्स के पोजेशन में थी इंडिया की, उनके यहाँ उन पर एक सेंट्रलाइजेशन रखा गया। एक सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, एक दो टर्म होती है हम पढ़ते हैं, एक होती है सेंट्रलाइजेशन एंड एक होती है हमारी डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, यानी कि कोई भी मान लो ऑफिसर है तो सारी पावर उसी एक कोई ए के पास ही होती है कि वो ही वहां का लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है या कोई भी छोटी मोटी चीजें, वो सब यही एक ए ऑफिसर कर सकता है। उसके नीचे होंगे बी, सी, इन लोगों के पास कोई पावर नहीं होती। पूरी अथॉरिटी सिर्फ एक आदमी के, सिर्फ एक सेंटर के पास में हो, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे उस सेंटर का काम कौन कर रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑब्वियसली ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो एक एक्ट जो था, एक फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि इंडियंस के हाथ में अब कोई भी चीज नहीं होगी, सारी ब्रिटिश इंडिया के पास में ही होगी। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को डेलीगेट कर दिया जाए, पावर को डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि ए के पास पावर है, उस पर बहुत बर्डन है, तो उसने बी को थोड़ी सी दे दी कि ये काम तुम संभालोगे। फिर बी के पास बहुत बर्डन था, तो उसने अपनी पावर सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो इसी तरीके से यहाँ क्या हो गया, एक काम आसान हो गया। लेकिन यहाँ पे इस एक्ट में काम को आसान नहीं किया गया। यहाँ पे सिर्फ एक हेड, ओनली सोल हेड बना दिया गया, जो कि था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, कि सेंट्रलाइजेशन यानी जो भी पावर उन्हीं के पास रहेगी। द एक्ट एडेड अ फोर्थ कॉमन मेंबर टू द गवर्नर जनरल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसके अंदर क्या किया गया, एक फोर्थ मेंबर को ऐड कर दिया गया है। पहले 3 थे, अभी एक फोर्थ मेंबर को ऐड कर दिया गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर इंडिया, जो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम करती थी वो उस यूनिट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे एक पूरी पावर दे दी गई, एक किसको, ब्रिटिश इंडिया के पास में सेंट्रलाइजेशन की पावर दी गई, प्लस फोर्थ एक कॉमन मेंबर ऐड कर दिया गया गवर्नर जनरल के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर। और जो एक्ट था डिप्राइव्ड बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर पावर टू लेजिस्लेट, यानी कि जो बॉम्बे एंड जो मद्रास की जो भी प्रोविंस था, अब उस पे यूं नहीं कि वो कोई भी लेजिस्लेटिव पावर बना सके, कोई भी कानूनी पावर बना सके, उनके पास में ये राइट नहीं था। इस राइट को डिप्राइव्ड कर दिया गया, उनसे छीन लिया गया बॉम्बे और मद्रास से ये राइट, कि भाई अब आपके पास इतनी भी पावर नहीं है कि आप लेजिस्लेट अपने प्रोविंस के अंदर कोई कानून लेजिस्लेचर से रिलेटेड बना सके।
ये सब पावर किसके पास होगी? ब्रिटिश इंडिया के पास। इसी वजह से इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक सेंट्रलाइजेशन इस एक्ट में फोकस करा गया है कि क्योंकि सारी चीजें सेंट्रलाइज हो चुकी थी, क्योंकि सारी चीजें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास में आ गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में आ गई थी कि वो एक इंडियन लॉ कमीशन बना सके, जो कि उन्हीं का एक मेंबर उसको हेड करेगा, जिसका नाम है लॉर्ड मैक्यूले। और जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंस थे उनसे भी लेजिस्लेचर की पावर छीन ली गई, और ये पूरी फुली सेंट्रलाइजेशन की तरफ एक बढ़ावा था। तो इस अधिनियम ने भारत की प्रशासनिक इकाई में गवर्नर जनरल के अतिरिक्त एक चौथा सामान्य सदस्य भी जोड़ दिया गया। एक चौथा सामान्य सदस्य यानी एक सामान्य कॉमन मेंबर ऐड कर दिया गया, और इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास को कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया, डिप्राइव्ड कर दिया गया कि बॉम्बे एंड मद्रास वो अब कोई कानून नहीं बना सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1830। और हाँ, इस एक्ट के अंदर एक और चीज थी इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे एक ओपन कंपटीशन की बात करी गई। जो भी सिविल सर्वेंट थे, कौन थे? सिविल सर्वेंट। तो इसमें ये बात रखी गई कि उनकी रिक्रूटमेंट के लिए एक ओपन, एक एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। ये ऐसी बात चली थी, इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। बट इस एक्ट में बस सिर्फ बात करी गई थी, पर वो चीज पारित नहीं करी गई, यानी उस पर मोहर नहीं लगाई गई, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बात सही नहीं लगी थी। और इस एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट था कि एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करने लगी, कि जिससे जो भी कंपनी की जो भी टेरिटरी थी इंडिया के अंदर, वो उनकी मेजेस्टी यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसके नाम पे काम होने लगे। मतलब कि यहाँ से थोड़ा क्राउन रूल की तरफ एक स्ट्रक्चर बनने लगा था धीरे धीरे, क्योंकि जितना सेंट्रलाइजेशन होगा उतना ही ब्रिटिश पार्लियामेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को पता चले जो भी जिन्हें ज़रूरत है इसकी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दीजिए। सो थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में।